बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से चंपई सोरेन अब जल्द बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। 30 अगस्त को चंपई सोरेन बीजेपी को औपचारिक तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। वहीं अब चंपई की जिंदगी का भी नया चैप्टर इसी के साथ शुरू हो जाएगा। चंपई ने हेमंत कैबिनेट को टाटा बाय बाय कर दिया है। साथ ही मंत्री पद के साथ विधायक पद से भी चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। जिस तरह से चंपई सोरेन ने तब झारखंड की कमान अपने हाथों में ली थी जब हेमंत सोरेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन ने 5 महीने झारखंड की कमान अपने हाथों में ली। हालांकि जब हेमंत सोरेन जेल से वापस आए तो चंपई को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, जिससे चंपई सोरेन नाराज बताए जा रहे थे। वहीं अब नया चैप्टर चंपई की जिंदगी में शुरू होने वाला है। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, क्योंकि अब चंपई सोरेन की जिंदगी में नया चैप्टर शुरू होने वाला है। चंपई सोरेन ने जहां एक तरफ हेमंत कैबिनेट को टाटा बाय बाय किया, मंत्री पद से तो इस्तीफा दिया ही, साथ ही विधायक पद से भी इस्तीफा दिया। अब आगे 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने की तैयारी। बिल्कुल, देखिए अब झारखंड में बीजेपी का मिशन झारखंड शुरू हो चुका है और कल जो है चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए तो उनकी शादी की तैयारी चल रही है और ऐसे में पूरी जोर से राज्य में होगी। इसके जो शामिल होने में जो राज्य के जो चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा के साथ जो है झारखंड प्रदेश के तमाम कुछ जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से झारखंड की अब जो है खुशी दिन में झारखंड बीजेपी के जो राजनीतिक साम्राज्य में जो भी अब चंपई सोरेन भी शामिल हो जाए। यानी अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर हम बात कर ले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में मात्र अब एक ही बड़े लीडर्स हो रहे हैं जो वो राज्य के मुख्यमंत्री है और उनके साथ अब कोई बड़े लीडर्स नहीं है। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात कर लेंगे तो बीजेपी में कई ऐसे बड़े लीडर आदिवासी लीडर्स वो शामिल हैं। अब देखना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव में इन तमाम बड़े लीडरों का जो साम्राज्य है अब कितना रंग ले पाएगा और कितना वो अगर हम तरीके से वो शामिल हो सकेंगे। क्योंकि अजय, झारखंड के सिरहाने पर विधानसभा चुनाव है और ठीक उससे पहले चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। 30 अगस्त को इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जाएगा। चंपई सोरेन तो मौजूद होंगे ही, साथ ही अगर बीजेपी की तरफ से बात करें कौन कौन बड़े चेहरे, क्योंकि चंपई सोरेन का बीजेपी में आना अपने आप में बड़ा संदेश और बीजेपी के लिए मजबूत करने वाली एक स्थिति। निश्चित तौर से वो चंपई सोरेन की जो ताकती है बीजेपी में शामिल किया जाएगा। इसके केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा हो, इसके अलावा जो राज्य के प्रभारी है लक्ष्मीकांत भारती वो भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी होंगे और तमाम इसके अलावा 3 नेता शामिल होंगे। लेकिन इस पहले शामिल होने के पहले ये तमाम बीजेपी ने सभी अपनी कोहलान के सभी क्षेत्र के अपने जिला अध्यक्षों को और कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनके साथ बैठक हुई। इनके अलावा जैसे जो चंपई सोरेन के जो भी समर्थक होंगे उनके साथ ही बैठक हुई, उनको भी बीजेपी में शामिल है। अब ये देखना पड़ेगा कि अब जो कल जो बैठक होगी, बैठक में कितने चंपई सोरेन के साथ कितने उनके समर्थक बीजेपी में शामिल करते ये देखने वाली बात है कि अब ये उनकी नजर हर सियासत की नजरों पर रहेगी। एक चीज तो चंपई सोरेन साफ कर चुके हैं कि चंपई और उनके जो बेटे हैं वो दोनों बीजेपी का दामन थामेंगे। क्या माना जाए, क्या चंपई के साथ और कोई भी इस दौरान बीजेपी की सदस्यता ले सकता है, कोई और विधायक उनके साथ या उनके कोई और समर्थक जिनकी आप बात कर रहे थे? फिलहाल जो है विधायक कोहलान के विधायक में शामिल होने की संभावना नहीं है। बीजेपी की जो ताकत अगर कहेंगे, अगर चंपई जी की जो बड़े समर्थन की जो बात करेंगे तो निश्चित रूप से ताकती होगी बीजेपी में और बड़े भव्य रूप से जो आयोजन बीजेपी ने कर रहा है वैसे में देखना पड़ेगा चंपई के समर्थक सवाल यहाँ पर ये भी है अजय कि जिस तरह से पैराशूट कैंडिडेट्स की बात हम करते आए हैं कि बाकी दलों से जब नेता बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी को उसका खासा फायदा नहीं होता। यही हमने सीता गीता के केस में भी देखा था। अब चंपई जब बीजेपी में आएंगे तो क्या माना जाए, बीजेपी को इससे कितना फायदा हो सकता है या फिर जेएमएम से चंपई के आने के बाद जेएमएम को कितना नुकसान?
देखिए अगर ये बात अगर हम जमीन की बात करें तो निश्चित रूप से इनको थोड़ा नुकसान से जरूर पड़ेगा, क्योंकि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर बड़े लीडर की बात की जाए तो हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन का ही स्थान रहा है और वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे और लंबे समय से वो अपनी राजनीतिक झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ही हुआ था। तो निश्चित रूप से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है वो तो नुकसान है, लेकिन अब बीजेपी की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से बीजेपी के जो सियासत साम्राज्य है उसमें कई ऐसे आदिवासी नेता हैं जो अपनी लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपनी चमक नहीं दिखा पाई। अब देखना पड़ेगा कि जो विधानसभा राष्ट्रीय चुनाव के पहले चंपई में जो अब बीजेपी शामिल होती है उनकी चमक बिल्कुल, यानी चंपई सोरेन के बीजेपी पाले में आने के बाद उसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है और कितना नुकसान जेएमएम को होता है उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। साथ ही कल जब चंपई को बीजेपी में औपचारिक तरीके से ज्वाइन कराया जाएगा तब चंपई के साथ कितने समर्थक वहां पर दिखते हैं इस पर भी सभी की निगाहें। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, जहां बीजेपी का 2 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू होगा। प्रदेश पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों की बैठक शुरू हो गई है। प्रदेश मुख्यालय पर भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक ले रहे हैं। सदस्यता अभियान को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देश भर में भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से शुरुआत करने जा रही है अपने सदस्यता अभियान की। इसी दौरान लखनऊ में आज बड़ी बैठक जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शामिल रहेंगे, साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। सदस्यता अभियान को लेकर बैठक का आयोजन और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को यहां पर सदस्य बनाया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी देश भर में सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। 2 सितंबर से बीजेपी का यह अभियान शुरू होगा। इस अभियान से पहले बीजेपी की आज लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद है, बैठक इस दौरान चल रही है। साथ ही दूसरी तरफ अगर बात करें, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा बीजेपी का ग्राफ थोड़ा गिरा है, ऐसे में बीजेपी के ग्राफ को उठाने के लिए बीजेपी देश भर में 2 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। आज सदस्यता अभियान को लेकर रणनीति बनाने को लेकर लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 करोड़ लोगों को बीजेपी से जोड़ा जाएगा? बिल्कुल भैया, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का जो नतीजे आए थे उसमें साफ तौर पर बीजेपी का जो जनाधार था वो उत्तर प्रदेश में कम हुआ और अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है कि आखिर कैसे इसको वापस से रिवाइव किया जाएगा और कैसे अपने जनाधार जो खोया हुआ है उसको वापस पाया जाए। उसको लेकर तरह तरह के जो अभियान है वो बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए सदस्यता अभियान जो है वो शुरू किया गया है जो 2 सितंबर से शुरू होगा और इसी को सफल बनाने को लेकर अलग अलग जो है वो बैठकें की जा रही है, लगातार समीक्षा की जा रही है कि कैसे इसको जो है सफल और व्यापक रूप इसका दिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ लोगों को जो है वो बीजेपी की सदस्यता दिलाने का जो लक्ष्य है वो संगठन ने तय किया है। तो ऐसे में उसको कैसे सफल बनाया जाएगा उसको लेकर जो रणनीति है वो तय की जा रही है। इससे पहले अगर आप देखें तो पाठशाला का भी आयोजन किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दोनों डिप्टी सीएम, संगठन के सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री वो मौजूद थे और आज इसको लेकर बीजेपी संगठन के अंदर के जो अलग अलग मोर्चे हैं उनको लेकर बैठक चल रही कि उनकी भूमिका किस तरीके से रहेगी, किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे ताकि आने वाले चुनाव में साफ तौर पर बीजेपी को उसका फायदा मिल सके और जो खोया हुआ जनाधार है जो 2024 में यूपी में बीजेपी ने जो अपने जनाधार को कम किया है उसको कैसे वापस पाया जा सके, तो उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही। 2 करोड़ सदस्य जो है वो जोड़ने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, तो अपने आप में काफी एक बड़ा लक्ष्य है। पिछली बार जो था उससे बढ़कर इस बार लक्ष्य जो है वो बीजेपी ने खुद को दिया है और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश होगी कि इसको जो है वो अचीव भी किया जाए। और इसी को लेकर चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, मंत्री हो, बिल्कुल प्रियम, हमने यही देखा था कि 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी की सरकार वापस जरूर आई होगी केंद्र में, लेकिन काफी कमजोर स्थिति में। यूपी में सबसे ज्यादा लॉस बीजेपी को उठाना पड़ा था। ऐसे में यूपी अब की बार विशेष फोकस, और जिस तरह से यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव की अगर बात करें तो किस तरह से जनता को साधने की कोशिश और सदस्यता अभियान किस तरह से बीजेपी के ग्राफ को बढ़ाने में यहां पर एक तरह से हेल्पिंग हैंड साबित हो सकता है?
बिल्कुल भैया, देखिए अगर 2024 में बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ में केंद्र में नहीं आई है तो उसकी पीछे की वजह है कि उसका परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर नहीं हुआ है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 80 लोकसभा की सीटें हैं। पिछला 2019 का इलेक्शन आप देखें या फिर 2014 का लोकसभा का चुनाव देखें, दोनों में ही यूपी में बीजेपी की बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही थी। और यही वजह थी कि अगर आप देखें केंद्र में बीजेपी मजबूती के साथ में जो थी वो सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन 2024 में उस तरीके का करिश्मा जो है वो बीजेपी नहीं दोहरा पाई। और ये वजह रही कि अगर आप देखें तो केंद्र में फुल मेजोरिटी के साथ में नहीं। तो इस बात को बीजेपी बखूबी समझती है कि अगर केंद्र की सियासत को मजबूत करना है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश का मजबूत होना उससे जरूरी है। और इसीलिए लगातार अगर आप देखें तो अलग अलग तरीके के जो प्रोग्राम है वो चलाए जा रहे हैं। और अब क्योंकि आने वाले समय में बाई इलेक्शन भी होना 10 सीटों पर, और ये केवल नंबर ऑफ सीट नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। और कहीं ना कहीं विपक्ष इसका पूरी तरीके से एक प्रयोग के तौर पर देख रहा है कि क्या जिस तरीके से उसने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया, INDI गठबंधन के साथ में पूरा चुनाव हुआ, तो क्या उसी तरीके का प्रयोग जो है वो विपक्ष की तरफ से विधानसभा चुनाव में भी किया जा सकता है। हालांकि 2027 की चुनाव की बात करें वो अभी दूर है, लेकिन बीजेपी को बखूबी पता है कि उसकी जमीन अभी से तैयार करनी होगी। और अभी अगर जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उस पर भी सभी की निगाहें बीजेपी के लिए साख की बात है, क्योंकि बीजेपी को एक बार फिर से 10 सीटों पर एक बार फिर से परचम लहराना एक चैलेंज होने वाला है जब समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में सदस्यता अभियान क्या माना जाए कि अब बीजेपी अभी से वो जमीन तैयार करने में जुट गई है? और ये देखिए ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा कि चुनाव के काफी समय पहले से जो है वो बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हमेशा बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है उसके कार्य का हिस्सा हमेशा से रहा है कि हम बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड़ में रहती है और एक चुनाव जीतने के बाद में वो तुरंत दूसरे चुनाव की ओर जो है अपना रुख करती है और उसको लेकर तैयारियां शुरू कर देती है। ठीक उसी तरीके की तस्वीर जो है वो अभी भी देखने को मिल रही है। और चाहे बाई इलेक्शन को लेकर हो या फिर 2025 इलेक्शन को लेकर हो, दोनों को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से अपना ग्राउंड मजबूत करने में लगी है। बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है और यही वजह है कि सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने जा रही है। उससे पहले आज महत्वपूर्ण बैठक, हालांकि बैठक में किस तरह से रणनीति बनाई जाती है उसके लिए थोड़ा और इंतजार। प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उत्तराखंड के ऐतिहासिक गुरुद्वारा के पद अधिकारियों ने मुलाकात की, जहां पद अधिकारियों ने उत्तराखंड सीएम पर गुरुद्वारा कमेटी में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। वहीं सिख समुदाय ने अखिलेश यादव से मांग की है कि वो इस मामले में दखल देकर न्याय दिलाएं, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुद्वारा कमेटी का सहयोग करने का उन्हें आश्वासन दिया। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3rd थाना क्षेत्र में स्थित एक घर का दरवाजा तोड़कर घुसे आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने जमकर लूटपाट की और लगभग 7 लाख की ज्वेलरी और कैश लेकर वो मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इकोटेक 3 थाने की पुलिस के साथ पुलिस अधिकारियों भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। वहीं घटना के अनावरण के लिए 7 टीमों का गठन किया गया है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बात कर लेते हैं आगरा की। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। सहायक अभियंता सुरजीत यादव को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 1,25,000 की रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। ठेकेदार के बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सहायक अभियंता पर विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सहायक अभियंता सुरजीत यादव को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। 1,25,000 की रिश्वत के साथ विजिलेंस की टीम ने सहायक अभियंता को रंगे हाथों पकड़ा है। ठेकेदार के बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। इस दौरान पीडब्ल्यूडी में तैनात था सहायक अभियंता सुरजीत यादव। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आगरा में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली में 12 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्रामीणों ने दुष्कर्मी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना तब की है जब किशोरी भारी बारिश के दौरान
शौच के लिए गई थी। उसी दौरान गांव का ही रहने वाला सरजीत वर्मा किशोरी का पीछा करते हुए खेत में पहुंच गया और ये दरिंदा किशोरी के साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी उसने शोर मचा दिया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दरिंदे को रंगे हाथों पकड़ लिया। तभी किसी ने पुलिस को सूचित कर दिया और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरिंदे को हिरासत में ले लिया है। सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों को बधाई देता हूं और हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी की जन्म जयंती पर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाने वाला ये राष्ट्रीय खेल दिवस देश के महान नायक मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान देने के साथ ही हमें भारत को खेल के क्षेत्र में भी महाशक्ति बनाने के लिए, महाशक्ति बनने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं, मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी लगन से, मेहनत से, अभ्यास से लगातार 3 ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। उनका पूरा जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। यदि हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हाल ही में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही भारत की हॉकी टीम लगातार 2 ओलंपिक खेलों में मेडल लाकर लगातार देश का नाम रोशन कर रही है। इसके लिए मैं हॉकी की हमारी पूरी टीम को एवं पेरिस में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से बधाई देता हूं। इसके साथ ही आने वाले दिनों में पेरिस में शुरू हो रहे पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहे हमारे सभी दिव्यांग खिलाड़ियों को भी उनके प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे बीच में पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले उत्तराखंड के होनहार खिलाड़ी भी मौजूद हैं। आप लोगों की उपस्थिति हमारे अन्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने का कार्य करेगी। निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा लेकर अभी मैंने तीनों का नाम यहाँ पर से लिया था। तीनों का नाम मैंने इसलिए लिया कि हमारे सभी खिलाड़ी आप सब लोगों से, आप लोगों के जीवन से भली भांति परिचित हों कि कितनी सामान्य परिस्थितियों में ये तीनों ही बच्चों ने हमारे देवभूमि उत्तराखंड से पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग किया है। अनेक प्रकार की चुनौतियां इनके जीवन में रही हैं, अनेक अभाव भी रहे हैं, लेकिन इनकी जो संकल्प शक्ति है उसने इनको पेरिस ओलंपिक तक पहुंचाया है। और एक बात और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अभी मुझे मिले थे पिछले दिनों, ये कोई अंतिम ओलंपिक नहीं था, ये तो उनकी शुरुआत हुई है। अभी बहुत लंबा सफर इनको तय करना है। मैं आज के अवसर पर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए हर स्तर पर आज अनेकों अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों। तो आप देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।